हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। 6 मार्च की सभी शिफ्टों के एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्जाम चल रहा है उसकी 6 मार्च की सभी शिफ्टों का दोस्तों एग्जाम हो चुका है। तो आज की शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं 6 मार्च की ऑल शिफ्ट के जीके और कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका यहाँ पे 100% आपको रियल एनालिसिस मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा कि 6 मार्च की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके और कंप्यूटर के 100% यहाँ पे रियल आंसर की मिलने वाली है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वह बिल्कुल रियल क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, हमारी यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली सभी एग्जामों का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से एग्जाम है तो यहाँ पे एनालिसिस देखकर आप अपनी तैयारी मजबूत कर सके। तो दोस्तों आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं 6 मार्च को पूछे गए जीके और कंप्यूटर के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 148 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 148 में आता है सीएजी और अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति शपथ एवं सेवा की शर्तों से संबंधित है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 148 पूछा गया था वह कैग से संबंधित है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो दोस्तों आपको सीएजी पूछा जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 7 यहाँ पे 76 आर्टिकल अनुच्छेद 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे जो अपने संविधान में देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कौन रखता है। तो दोस्तों संघ और राज्यों की जो खाते होते हैं उनका विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कौन रखता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 150। जी हाँ, अनुच्छेद 150 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पे दोस्तों सीएजी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले आर्टिकल 148 से पूछा जा चुका है, अगला क्वेश्चन 150 से पूछा गया है। तो दोस्तों सीएजी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 151। तो अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो दोस्तों जो कैग रिपोर्ट यहाँ पे कैग होता है जो यहाँ पे रिपोर्ट का निर्माण करता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। तो संसद के दोस्तों 2 सदन होते हैं जिनको दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है, एक जो लोकसभा कहा जाता है। उन दोनों के सदन के पटल पर रखने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। जो सीएजी के द्वारा कैग के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने, आप देख पा रहे हैं कि शुंग वंश की स्थापना की थी। जी हाँ, शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना कब की थी? 185 ईसा पूर्व। जी हाँ, 185 ईसा पूर्व। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो राजा बृहद्रथ थे, जी हाँ, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ है उनको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे शुंग राजवंश की स्थापना की थी और वह 185 ईसा पूर्व पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पे जो भारत के इतिहास के टॉप 50 यदि राजवंशों के संस्थापक है कौन सी उनकी राजधानी थी, इस प्रकार से यदि आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है जो अब आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों भारत के इतिहास के टॉप 50 राजवंश जिनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, वह उनकी राजधानी कहाँ थी, इस प्रकार से दोस्तों एक सेशन बनाया गया। तो आप वह जाकर भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1915 में बात करते हैं तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, जो कि दोस्तों मुंबई के थे और यह आईएनसी के 1915 में अध्यक्ष थे। हम बात करते हैं चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ से आईएनसी से क्वेश्चन छपना आरंभ हो चुका है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों 1885 में। जी हाँ, 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, मुंबई में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक की बात की जाती है। जी हाँ, संस्थापक कहा जाए या महासचिव कहा जाए या जनरल सेक्रेटरी कहा जाए तो दोस्तों एओ ह्यूम है जो कि इसके संस्थापक है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डब्ल्यू बनर्जी। जी हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है जो कि यहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं आईएनसी के। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली जो यहाँ पे 3 मार्च को एग्जाम हुई उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रिट जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो हाईकोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, वह है आर्टिकल
226 के तहत दोस्तों रिट जारी करता है। तो हम बात करते हैं जो संविधान में आर्टिकल 32 कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि लोग अपने अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 अलग अलग प्रकार की नीति या रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जो इसमें कहा गया है आर्टिकल 32 के अंदर। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत तीनों बाजारों का प्रमुख कौन होता था। तो दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों 3 मार्च को भी क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप एक को बिल्कुल कवर करके जाइएगा। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो खिलजी राजवंश आता है उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी आता है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे कवर करके जाइएगा। यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। आज की शिफ्ट में पूछा गया 6 मार्च को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत तीनों बाजारों का प्रमुख कौन होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो सहना होता है, जी हाँ, जो सहना होता है वह बाजार प्रमुख होता है, और तीनों बाजारों का प्रमुख सहना ए मंडी होता है। तो दोस्तों ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो बाजार का प्रमुख होता है उसे सहना कहा जाता है, सहना कहा जाता था। जबकि हम बात करते हैं तीनों बाजारों का प्रमुख है तो तीनों बाजारों के प्रमुख को सहना ए मंडी कहा जाता था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है NEAT 3.0 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों नीट की फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल एजुकेशनल अलायंस ऑफ फॉर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जो NEAT की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है जो इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं जो नीट है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEAT लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वह है शिक्षा मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हुए है हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस समूह के समान है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को होता है जिसे आवारा तत्व कहा जाता है, और हाइड्रोजन का दोस्तों यहाँ पे स्थान फिक्स नहीं किया गया है, वह दोस्तों पहले समूह में भी रखा जा सकता है, और जो अंतिम समूह है जो उत्कर्ष गैसें आती है वह 18वें समूह में आता है, लेकिन इसे दोस्तों 17वें समूह में भी रखा जा सकता है। इसका आकार फिक्स नहीं किया गया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। जी हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटेनियम नाम से इसके 3 समस्थानिक भी होते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई है। तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा श्रम मंत्रालय के लिए एक योजना लॉन्च की है, उसका नाम है श्रम योजना, श्रम कार्ड योजना। केंद्र सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस श्रम योजना में लाभार्थियों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा प्रदान किया जाएगा, जबकि आंशिक रूप से विकलांग लोगों को भी दुर्घटना के बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इस श्रम योजना 2022 के लिए सरकार ने 404 करोड़ रुपए, जी हाँ, बजट में 404 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है COP से संबंधित सही कथन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो COP की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP की फुल फॉर्म होती है। और COP के जो 2023 में यहाँ पे सम्मेलन होता है संयुक्त अरब अमीरात UAE में वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पार्टियों के सम्मेलन को यहाँ पे इसकी मेजबानी की थी। तो 2023 में जो कोप होता है, जी हाँ, कोप 2023 होता है, इसका आयोजन यहाँ पे UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। और दोस्तों बात करते हैं पहला COP कब होता है। तो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है वह 1995 में होता है। और यह दोस्तों 1995 में कहाँ होता है, बर्लिन। जी हाँ, बर्लिन जर्मनी के अंदर। जी हाँ, बर्लिन जर्मनी के अंदर इसकी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। 1995 में इसका प्रथम आयोजन किया गया है, और 2023 का आयोजन दोस्तों UAE के अंदर किया गया था। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि कौन कौन से कथन यहाँ पे दिए गए थे। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका से जो यहाँ पे मिलान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 में होते हैं, इनका आयोजन गुजरात के, जी हाँ, गुजरात के 6 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो पदक तालिका में पहले स्थान पे सर्विसेज रहती है, जिन्होंने 61 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 128 पदक जीते थे। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 39 गोल्ड के साथ टोटल 140 पदक जीता है। हरियाणा तीसरे स्थान पर रहता है जो 38 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 116 पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो दोस्तों एक समान त्वरित गति क्या होती है उसका उदाहरण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम बात करते हैं मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड और लंबवत रूप से ऊपर की ओर से
ओर से की गई पेन की गति को दोस्तों एक समान त्वरित गति कहा जाता है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है चुंबकीय कुंडल द्वारा उत्पन्न अधिकतम विद्युत धारा किस दिशा में अधिकतम होती है। जो चुंबकीय कुंडल होती है उसके द्वारा जो अधिकतम विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वह किस दिशा में अधिकतम उत्पन्न की जाती है। तो हम बात करते हैं जब कुंडल की गति की दिशा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोयल, जी हाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोयल, जो कोयल की दिशा के यहाँ पे बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कुंडल की दिशा अधिकतम कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो कुंडल की गति की दिशा जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो वहां पे प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हुए है दिवाला और दिवालियापन संहिता से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप पे कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हम बात करते हैं दिवाला और दिवालियापन संहिता जिसे आईबीसी कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जी हाँ जिसे आईबीसी कहा जाता है। आईबीसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे वर्ष 2016 के मई में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और बैंकिंग उद्योग को परेशान कर रहे खराब ऋण के मुद्दों को हल करने के लिए दोस्तों आईबीसी की यहाँ पे अधिनियमित किया जाता है। तो ये आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म और शुष्क दोनों हवाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत के दोस्तों जो मैदान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती है उसे लू कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋतु संबंधित आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋतु दोस्तों वह होती है कि हमारे जो मानसून में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर दोस्तों हिंदू कैलेंडर में जो 6 ऋतुएं होती है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन में दोस्तों कौन सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था ऋतु संबंधित। लेकिन हम बात करते हैं कि जो ऋतुएं होती है वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 होती है, जिनमें दोस्तों बसंत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है। इस प्रकार से दोस्तों ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु होती है वह चैत्र माह से आरंभ होती है और वैशाख महीने में समाप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है वह समर वेकेशन, समर जिसे कहा जाता है, वह ज्येष्ठ माह से शुरू होकर आषाढ़ तक चलती है। वर्षा ऋतु होती है जो श्रावण से आरंभ होकर भाद्रपद तक चलती है। इस प्रकार दोस्तों ऋतुओं का कालक्रम रहता है। अगला क्वेश्चन है सेवाल किस साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो सेवाल है, जी हाँ सेवाल है वह किंगडम प्रोटिस्टा होता है। जी हाँ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों किंगडम ये जो होता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत सेवाल आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो कंप्यूटर से आज क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में अब जानकारी लेते हैं। एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दस्तावेज को बंद करने के लिए Ctrl+W, जी हाँ Ctrl+W का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो ये शॉर्ट की से आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं। तो फ्लैश ड्राइव क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लैश ड्राइव एक छोटा सा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज है। जी हाँ जो फ्लैश ड्राइव है वह एक छोटा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल ड्राइव या पारंपरिक हार्ड ड्राइव के विपरीत होता है और वैकल्पिक रूप से इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डाटा स्टिक, पेन ड्राइव, मेमोरी यूनिट, किचन ड्राइव और थंब ड्राइव के रूप में जाना जाता है और जंप ड्राइव पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। तो फ्लैश ड्राइव होता है जो एक अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीमेल में ईमेल आने पर ओरिजिनल सेंडर को भेजने के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों ये लैंग्वेज काफी घुमा के पूछी गई है, लेकिन इसमें साफ साफ यहाँ पूछा गया है कि आपके पास जो जब कभी भी जीमेल पे कोई मेल आता है, जी हाँ जीमेल पे कभी भी मेल आता है तो उस मेल को जिसके द्वारा भेजी गई है उसके पास वापस भेजने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था रिप्लाई ऑल। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे रिप्लाई आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास ईमेल आता है और उस भेजे गए व्यक्ति को दोबारा रिप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वायरस का पूर्ण रूप क्या है। तो वायरस का जो पूर्ण रूप क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो वायरस की फुल फॉर्म होती है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। और कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड का एक टुकड़ा होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर पर लोड होता है और आपकी सहमति के विरुद्ध चलता है। वायरस में स्वयं को दोहराने और दूसरे के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलाने का गुण होता है। तो दोस्तों वायरस होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता भी है, यह आप सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बफर मेमोरी क्या होती है। तो बफर मेमोरी से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा बफरिंग या सिर्फ बफर भौतिक मेमोरी का एक क्षेत्र है जिसका उपयोग स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए उस समय किया जाता है जब डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, अर्थात जब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी किया जाता है उस स्थान जब यह दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, हिंदी में इसे गणितीय एवं तार्किक इकाई कहा जाता है। और दोस्तों यह होता है CPU का भाग होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन करता है और इसका प्रयोग अंक गणितीय एवं तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। तो ALU का उपयोग दोस्तों अंक गणितीय एवं तार्किक गणना को करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज जो 6 मार्च को, जी हाँ 6 मार्च को सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन का हम यहाँ पे रियल एनालिसिस कर चुके हैं। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार समस्त एग्जाम का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस आपको सही समय से मिल सके और आपने जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वह तैयारी में आप मजबूती से अपना पक्ष रख सके। इसी के साथ अब मिलते हैं अगले इसी प्रकार शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।